उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार ये पहला मौका है जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन सबकी नजर गोरखपुर की उस सीट पर लगी हुई है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके सामने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। लिहाजा गोरखपुर की सीट पर अब सभी की नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त यूपी के राजनीतिक जानकार वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के कई बार के विधायक जो राधा मोहन दास अग्रवाल थे, उनका टिकट बीजेपी ने काटा और मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब चंद्रशेखर रावण उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये वही गोरखपुर है कि जहाँ पर एक ज़माने में सिटिंग चीफ मिनिस्टर टीएन सिंह को रामकृष्ण द्विवेदी जी ने मनीराम से हरा दिया था और उनको जो है जायंट किलर कहा जाता था। और उसके बाद जाहिर बात है कि हो सकता है कि इस चुनाव लड़ने के पीछे चंद्रशेखर रावण की भी शायद ये मंशा रही हो कि एक जो मनीराम में हुआ था वो कहीं गोरखपुर में ना हो जाए, और वो ये भावना लेके वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में लड़ने आ रहे हों। हालांकि योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और गोरखपुर में वो गोरखपुर पीठ के बहुत बड़े महंत हैं, कई बार के सांसद हैं, तो जाहिर बात है कि उनका जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है। और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने से एक तो यह है कि पूरे के पूरे देश की निगाहें वो इस इलेक्शन पे आ गई हैं, तो देश और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि विदेश में भी इस बात पे निगाह रखी जाएगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर रावण रहे हैं, तो वो भी चर्चा में रहेंगे और सब जगह उनकी चर्चा होगी और ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। और साफ बात यह है कि जिस समुदाय से चंद्रशेखर रावण आते हैं उसके खिलाफ कुछ कह पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है फिर वो राजनीतिकरण भी हो जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से भी स्ट्रेटजी बनाते वक्त ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ क्या क्या कहा जाए। तो जाहिर बात है कि चंद्रशेखर रावण तो इसलिए पहुँचे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ वो लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने से पूरा का पूरा जो पूरे देश में इसकी चर्चा हो जाएगी और एक लड़ाई जो है वो एक दिलचस्प भी हो सकती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 5 बार के सांसद हैं और पहली बार असेंबली लड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का अभी राजनीतिक बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। अगर पश्चिम की उस घटना को छोड़ दिया जाए जब से इनकी सक्रियता ज़्यादा हुई, अब योगी आदित्यनाथ एक बहुत स्ट्रांग लीडर माने जाते हैं, भगवाधारी नेता हैं। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा प्रयोग किया, तो आज़ाद कितना प्रभावित कर पाएंगे गोरखपुर की सीट को? देखिए, आज़ाद गोरखपुर को प्रभावित करने के लिए नहीं गए हैं, वो योगी आदित्यनाथ को एक तरह से चैलेंज करने के लिए कि साहब मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, इस भावना से वो पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है, गोरखपुर पीठ के महंत हैं और जिसे कहना चाहिए कि जो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं, और भाजपा 2017 में उनको लेके आई और उसके बाद देश में होने वाले हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ स्टार कैंपेनर रहे हैं भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कई राज्यों में देखा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ के मंच पर पैर छुए हैं। नहीं, सही बात है कि देखिए, एक गोरखपीठ के महंत हैं तो उनके पैर छूना या उनको नमन करना वो तो एक स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक तौर पर इसको स्वाभाविक माना जाएगा क्या? नहीं, देखिए, वो होता है कि महंत को जो है हमेशा दिमाग में, जबकि भगवा कलर पहने हुए हैं और दूसरा कि महंत हैं, तो एक नेचुरल एक हिंदुस्तान के आदमी की एक साइकी है कि वो अगर जब भी किसी साधु महात्मा को दूर से भी आते देखता है तो सर झुका के नमन करता है, ये एक स्वभाव है। तो रावण को क्या होगा, वहां से क्या फायदा मिलने वाला है वहां से चुनाव लड़ने के बाद चंद्रशेखर आजाद को? देखिए, चंद्रशेखर रावण को सिर्फ इतना फायदा होगा कि वो अपनी बात जो वहाँ पे कहेंगे उसको जो है वो देश भर में उसका प्रचार और प्रसार होगा। तो इसीलिए वो गए भी हैं कि जो अपनी बात वो कहना चाहते हैं वो गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ने से जो है वो अपनी बात को कह पाएंगे। तो अभी उनकी पार्टी के तमाम सारे लोगों से मेरी बात हुई थी, खुद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तो वो भी चुनाव लड़ेंगे।
अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी अभी दिखाई नहीं पड़ते, अलायंस को लेकर उनकी बातचीत देखी जा रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से अलायंस करना चाहते थे, अखिलेश यादव से बातचीत हुई, ओम प्रकाश राजभर उसकी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन गठबंधन परवान नहीं चढ़ा। बाद में वो बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया है उनको। तो ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा गठबंधन है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद कैसे उपस्थिति दर्ज कराएंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात कहेंगे, उपस्थिति दर्ज कराना। तो देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपको याद हो कि वीपी सिंह जी जब चुनाव लड़े थे तो कांसीराम जी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। हम बहुत दिलचस्प किस्सा है। हम इलाहाबाद गए थे और इलाहाबाद में हमने उनके मुकाबले में वीपी सिंह के कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील शास्त्री थे और उधर बीएसपी से जो है कांसीराम जी थे। और कांसीराम जी को बहुत ढूंढते धांटते हम जो है एक होटल में पहुँचे अपने 2 और पत्रकार मित्रों के साथ और उनसे बातचीत करी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ और चूँकि इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन है तो मैं भी अपनी बात जो कहूँगा वो पूरे देश में उसका एक मैसेज जाएगा। तो वीपी सिंह का चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल था। ये 1984 की बात है मुझे लगता है। नहीं, 1986 की बात है ये। वीर बहादुर जी उस ज़माने मुख्यमंत्री थे, इतना मुझे याद है। और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल था कि आप समझे कि वीपी सिंह का नॉमिनेशन कराने के वक्त पे मोटरसाइकिल पे डॉक्टर जेडे अहमद कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता होते थे, वो भी गए थे, बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे। और हम लोगों ने भी उस चुनाव में बहुत लंबे समय तक इलाहाबाद में प्रवास किया था। और वीपी सिंह के खिलाफ जैसा कि था कि कांसीराम जी भी इसीलिए गए थे कि वो जो बात कहना चाहते हैं, जो अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज दिया जा सके। कुछ उसी तरह का मामला जैसे अपना रायबरेली से ये फिरोज गांधी जी चुनाव लड़ते थे, उनके खिलाफ नंदकिशोर जी चुनाव लड़ते थे। तो नंदकिशोर जी और इनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वो लोहिया के सेक्रेटरी थे, वो अपनी एक बात रखना चाहते थे तो वो अपनी बात कहते थे। और वो चुनाव तो ऐसा दिलचस्प था कि दिन भर में चुनाव प्रचार करने के बाद अपनी जीप जो है अपना फिरोज गांधी जी नंदकिशोर जी को देते, भाई अब मैंने अपना कैंपेन कर लिया, अब तुम कर लो। तो एक वो दौर भी था कि जो लोग चुनाव लड़ते थे वो किस तरह से आपस में सामंजस्य भी रहता था। एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करते थे, व्यक्तिगत तौर पे मदद भी करते थे। तो एक वो दौर था। तो ये जो बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो एक सिलसिला है, वो उसमें आदमी क्या होता है कि एक लाइमलाइट में भी आता है, हर तरफ चर्चा भी होता है और वो जो अपनी बात, विचारधारा या अपना जो भी कुछ कहना है वो कह पाता है, जिसको कि पूरा देश सुनता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब काशीराम जी चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि पहला चुनाव हम लड़ रहे हैं हारने के लिए, दूसरा चुनाव हम लड़ रहे हैं नज़र में आने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। तो आप तो उस वक्त मौजूद थे जब काशीराम चुनाव लड़ रहे थे, क्या स्थितियां उसमें नजर आ रही थी? क्या यही स्थिति बन रही थी जो चंद्रशेखर रावण और योगी जी के आमने सामने फिलहाल बनती भी नजर आ रही हैं? नहीं, उस वक्त माहौल जो है वो इसी तरह का था कि कांसीराम जी की वॉल राइटिंग और कांसीराम जी की मीटिंग और उनका जो जिस तरीके से वो अपनी बात कहना चाहते थे समाज में, तो वो बात कहा जा रहा था और उसको नोटिस भी लिया जा रहा था। तो कुछ उसी तरह का मामला जैसे कांसीराम जी ने वीपी सिंह के खिलाफ किया, कुछ उसी तरह का मामला चंद्रशेखर जो है मुख्यमंत्री के सामने करना चाहते हैं कि जो अपनी बात है वो जो वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे जब जिस तरीके से अपना मीटिंग करेंगे और मीटिंगों में भाषण देंगे, उसको जो है पूरा एक मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो वो जीते हार तो एक अलग बात है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और अपनी बात का मैसेज देना पूरे समाज में, वो एक उसका उनको उस मकसद में उनको कामयाबी मिल सकती है। काशीराम जी जब चुनाव लड़े थे, आप खुद कह रहे हैं कि आप वहाँ पर गए थे चुनाव कवरेज करने के लिए, बहुत समय तक आप वहाँ पर रहे भी, उस समय क्या माहौल बना था? उस समय मतलब वो अपना पॉलिटिकल मैसेज दे पाए थे क्या? नहीं, कांसीराम जी मीटिंग करते थे और उनकी जनसभाएं होती थी, लोग उसमें आते थे और उनको जो है कम से कम एक अपना मैसेज देने में तो सक्सेस मिली थी। और हमारी तो उस दौरान जो है उनसे कई बार मुलाकात हुई थी इलाहाबाद में। तो वो इलेक्शन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था और उसमें वीपी सिंह जीते थे और बहुत ही चर्चा में रहा वो इलेक्शन वीपी सिंह का। वो आज भी याद है हमको पूरा उसका, किस तरह से वीपी सिंह से मुलाकात, किस तरह से सुनील शास्त्री से मुलाकात और कैसे कांसीराम जी से मुलाकात। तो वो एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन में किस तरीके से जो कैंपेन इलाहाबाद में हुई थी कि जिसमें ये अपना जो भगवान राम बनते थे रामायण सीरियल में, वो तक भी जो है वो कैंपेन करने के लिए आए थे, अरुण गोविल। तो वो सारे दौर देखे हमने। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये काशीराम पैटर्न पे ही चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ रहे हैं? क्या वो उसी तरह की एक विचारधारा को सामने लाने की कोशिश हो रही है कि अगर मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा तो हमारी पार्टी की विचारधारा या जो मुद्दे लेके हम चल रहे हैं वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ पाएंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से खिलाफ
जब आप लड़ते हैं तो अपनी बात जब कहा जाता है तो उसका एक आपका टीवी का भी है, न्यूज़पेपर भी है और जनता के बीच में भी वो अपने विचार को उसका प्रचार और प्रसार बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जाहिर बात है यही मंशा लेके मेरे ख्याल से जा रहे हैं। चुनाव की क्या स्थिति बनेगी? योगी तो बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, जीतना हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ऐसा कोई कैंडिडेट उतरा नहीं है जो उन्हें बहुत बड़ी टक्कर दे पाए, क्योंकि मठ का प्रभाव, गोरक्षनाथ पीठ का प्रभाव, खुद भगवाधारी कई बार के सांसद रहे हैं। तो चुनावी समीकरण कुछ बदलने की उम्मीद है? कुछ ऊपर नीचे जाएगा क्या पारा? नहीं, मुझे लग नहीं रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ऐसा माहौल बन पाएगा कि उनको इतनी बड़ी चुनौती मिले कि वो चुनाव ही हार जाएं, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है और गोरखपुर में उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इतने सालों से वहाँ से सांसद चुने जाते रहे हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर रावण का मकसद है वो उनका मकसद उनका पूरा हो जाएगा कि वो अपनी बात को प्रचार और प्रसार और बात को देश दुनिया में फैला सकेंगे। गठबंधन भी कोई उम्मीदवार अभी तक दे नहीं पाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। अखिलेश यादव का गठबंधन अभी नहीं दे पाया है, तो हो सकता है वो सोच रहे हो कोई किसी को पावरफुल कैंडिडेट को लाने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो इनका कोई समझौता हुआ नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा माहौल बनेगा कि चंद्रशेखर रावण को सब लोग मिलकर सपोर्ट कर दें, ऐसा होगा नहीं। वो गठबंधन के साझा उम्मीदवार नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता कि वो होंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी थे जिनको आपने सुना। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चूंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, खुद अपने गृह जनपद गोरखपुर की विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी किया है। लिहाजा सबकी नजर उस वीवीआईपी सीट पर बनी हुई है कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि इस चुनाव के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद खूब चर्चाओं में रहेंगे और जिस बात को वो उठाना चाहते हैं वहां से वो उसका बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे पाएंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।